अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली एक मेजर ब्लॉक है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर, जहां पर हम डिफरेंट ब्लॉक्स को स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन के एतबार से। जैसे एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो वहां पर पी ब्लॉक भी एक मेजर पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को कवर करता है। पी ब्लॉक की केमिस्ट्री में आज हम जनरल फीचर्स और इंट्रोडक्शन देखेंगे, जहां पर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह ये आपके पास डिफरेंट ट्रेंड्स में डिफरेंट केमिकल रिएक्टिव बिहेवियर शो करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पे आते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल को, जैसा कि अभी मैंने कहा, कि क्लासेस में डिवाइड किया गया है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका वैलेंस शेल, यानी लास्ट शेल जो है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में जाके फिल हो। तो जितने भी एलिमेंट्स उनके वैलेंस शेल पी ऑर्बिटल में जाकर फिल होते हैं या पार्शली फिल होते हैं या उनमें फिलिंग होती है, तो उन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब नॉर्मली इनके अंदर जो एस है, एस में इलेक्ट्रॉन पहले फिल होता है, देन पी में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है, सक्सेसिव फिलिंग। तो एस ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जबकि पी ऑर्बिटल्स में जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वन इलेक्ट्रॉन की एडिशन से आपके पास जो है फिलिंग पी ऑर्बिटल की होती है। अब इसमें कौन से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स कवर होते हैं, जैसे कि आप अभी पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, तो इसमें ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 8 तक के मेंबर्स आते हैं। जो आप 13 से 18 तक पी ब्लॉक एरिया देख रहे हैं, जो कि एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। हीलियम को छोड़कर बाकी आप इस मेंबर में 13 से 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखोगे। अब इसमें एक तो हमने यहाँ पर देखी कि एग्जिस्टेंस की कहाँ पर है। अब इनके अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे नाइट्रोजन है, आप पी ब्लॉक में 15 में इसे देख सकते हैं, 5वें ग्रुप के अंदर। तो नाइट्रोजन जो है आपको बेसिक बहुत सारी मैन्युफैक्चरेशन प्रोसेसेस के अंदर नजर आएगा। जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर की। नाइट्रिक एसिड है, अमोनिया है, इस जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल्स में इसका अहम रोल है। इसी तरह टीएनटी, ट्राई नाइट्रोग्लाइसिन, ये ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं जो एक्सप्लोसिव्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा आप इस वक्त देख सकते हैं 16 में जो आपके पास 6 ग्रुप में ऑक्सीजन है, वो आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये लाइफ और कंबशन प्रोसेसेस को सपोर्ट करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स, जितने प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन हैं, एंजाइम्स हैं, इनमें कार्बन की एक वसी तादाद में चेन मौजूद होती है, जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत अहम किरदार अदा करती है। और इसका ताल्लुक आप देख सकते हैं 14 ग्रुप नंबर 4 से है। सो ये हमारे पास कुछ मेजर और ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स हैं, जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ जाते हैं, जिनका ताल्लुक पी ब्लॉक से है। फर्दर अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें कि इन ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं बाय नेचर वो कैसे हैं, तो आपको 3 तरह के एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई देंगे। कुछ मेटल्स हैं, कुछ मेटालाइट्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। जैसे कि इस वक्त एक टेबल में आपके पास जितने भी ये डार्कर एलिमेंट्स हैं, जो 13, 31, यानी इसमें एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम वगैरह आ रहे हैं, स्टैनिक है, लेड है, बिस्मथ है, प्लोनियम है, ये सब के सब मेटल्स हैं। यानी ये मेटल्स की प्रॉपर्टीज शो करते हैं और पी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। अब उसके बाद आ जाता है एरिया जो एक्सट्रीम राइट साइड पर आ रहा है, और उसमें आप देख सकते हैं ये लाइटर ब्लॉक्स हैं सारे, जिसमें 4 से लेकर 8 तक के ये सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इनको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। और जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में फॉल कर रहे हैं, इन्हें हम मेटालाइट्स कहेंगे। मेटालाइट्स बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी होती हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द एलिमेंट्स, जो कि पी ब्लॉक में मौजूद है। फर्दर अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज पर आए, तो पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनका जो बॉन्डिंग का पैटर्न है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और सारे के सारे कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं। जबकि हम अगर डी या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, तो ये सब के सब कलर्ड कंपाउंड होते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होती है, जिसकी वजह से ये कलर्ड दिखाई देते हैं। कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके अंदर आपके पास वैलेंसी बहुत ज्यादा वेरी करती है। उसकी बहुत बड़ी वजह, इनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना होता है, दैट इज द इनर्ट पेयर फिनोमेना। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पी ऑर्बिटल में जाकर फिल होते हैं और उससे पहले एस आता है। तो एस में आपके पास इलेक्ट्रॉन क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, जो कि हमने अभी पिछले पैटर्न में देखा, तो एस का जो फैक्टर है इन द बॉन्डिंग, वो नहीं होता। और जब ये आपके पास पार्टिसिपेट ही नहीं करते ये इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में, तो ये आपके पास एज अ इनर्ट
पेयर के तौर पर, ये इलेक्ट्रॉन्स एस पर ही रहते हैं, जिसकी वजह से इस इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ ये इनका ज्यादातर बॉन्ड बनता है और ये अपनी ही उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट पर ही रहते हैं। और ये इनर्ट पेयर जो इफेक्ट है वो आपके पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर बहुत मेन एस्पेक्ट है, जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, जिसकी वजह से हमारे पास एनपी के इलेक्ट्रॉन्स ही जब भी कोई बॉन्डिंग होगी या ये कोई आयनिक कंपाउंड्स बनाएंगे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ पी के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, एस के इलेक्ट्रॉन्स इंटरेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इसे इनर्ट पेयर का इफेक्ट भी कहा जाता है। और इसकी वजह से आप ग्रुप में और पीरियड में जो ट्रेंड्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, उनमें काफी चेंजेस। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, अकरेंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें अकरेंस के हवाले से कुछ इसमें आपके पास कंबाइंड स्टेट में आती हैं और कुछ आपके पास फ्री स्टेट में एलिमेंट्स होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द नेचर के ये किस तरह से अकरेंस पे आ जाए, तो आपके पास जैसा कि भी मैंने कहा कि हमारे पास दो तरह की नेचर होती है, या तो एलिमेंट्स फ्री स्टेट में रहना पसंद करते हैं या कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। तो नेचर में ज्यादातर हम जो एलिमेंट्स को देखते हैं जो दोनों फॉर्म्स में रहते हैं, फ्री फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी, उसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है और सल्फर है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको फ्री फॉर्म्स भी मिलेंगी, एयर में ये फ्री फॉर्म में भी होंगे और ये कॉम्बिनेशंस की फॉर्म में भी होंगे। तो इसके अलावा जो नोबल गैसेस हैं वो वाहिद ऐसे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं जो फ्री स्टेट में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा जितने बाकी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड स्टेट में ही रहते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन आप डिफरेंट देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और नाइट्रोजन, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट्स हैं, यानी नेचर में ये कसरत से पाए जाते हैं। जबकि इनके बरक्स जो कुछ हैवी मेंबर्स हैं पी ब्लॉक के टेबल में से या पी ब्लॉक के एरिया में से, वो लेस अबंडेंट होते हैं। तो ये तो इनकी अकरस होगी। अब हम इनके फीचर्स पर आते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है एटॉमिक या आयनिक साइज। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका साइज, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, चाहे वो एटम की सूरत में हो चाहे वो आयन की सूरत में हो। तो हम दो ही ट्रेंड्स देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, एक पीरियड को और एक ग्रुप को। जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं और हमें ये पता है कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो क्या चीज बढ़ती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस की गिरफ्त, उसकी पावर बढ़ जाती है। जब न्यूक्लियस की गिरफ्त बढ़ेगी तो वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा मजबूती से अपनी तरफ पुल कर सकेगा, जिसके नतीजे में क्या होगा कि साइज जो है, चाहे वो एटम की सूरत में हो चाहे वो आयन की सूरत में हो, वो आपके पास पीरियड में डिक्रीज हो जाता है। जबकि ग्रुप में हम ये पैटर्न रिवर्स देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि जब हम ग्रुप में स्टडी करते हैं तो टॉप से बॉटम में हमें एडिशनल शेल जो है देखने को मिलता है और हर एडिशन ऑफ न्यू शेल इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन करता जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल में आपके पास काफी जो है डिस्टेंस क्रिएट होता है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा कि न्यूक्लियस का पुल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कम पड़ेगा और नतीजा क्या होगा कि रिपल्शन होगी। जब इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे तो साइज में जो है इजाफा होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ग्रुप्स में जो है साइज बढ़ जाता है जबकि पीरियड में साइज कम हो जाता है। तो ये ट्रेंड है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी। अगर आयनाइजेशन एनर्जी की बात की जाए तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है इसका भी ट्रेंड उसी तरह है जैसे कि पीरियड में। अगर हम आए तो लेफ्ट से राइट हमने देखा कि क्योंकि न्यूक्लियस पावर बढ़ रही है, तो न्यूक्लियस पावर बढ़ने से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने में अ, दिक्कत पेश आएगी। अब इलेक्ट्रॉन इजीली अगर रिमूव नहीं होगा तो हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाती है। अब अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की गिरफ्त में बहुत मजबूती से है तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और ये काम हम पीरियड में देखते हैं, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस पावर बढ़ने की वजह से जो है आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है। और यही ट्रेंड अगर आप ग्रुप में देखें, क्योंकि वहां पर आपके पास शेल्स बढ़ रहे हैं और ऑलरेडी शील्डिंग इफेक्ट ने न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में एक जो बॉन्ड को वीक बनाया हुआ है, पुल कम है न्यूक्लियस का, तो वहां इलेक्ट्रॉन का जाना आसान है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है ग्रुप में कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसके अलावा कुछ हमें एम्बिगुअस बिहेवियर्स भी मिलते हैं, कुछ इरेगुलरिटीज भी हैं। जैसा कि अगर आप सेकेंड पीरियड में देखें जिसमें ब्रिलियम और नाइट्रोजन जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। बल्कि अगर आप इनसे नेक्स्ट इनके मेंबर्स को देखें जिनमें बोरान ब्रिलियम के बाद आता है और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है,
तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास कम हो रही है। हालांकि अभी हमने देखा कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ने की वजह से आपके पास ट्रेंड जरा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ब्रिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है ज्यादा है और उससे नेक्स्ट मेंबर जो कि बोरॉन है उसकी एनर्जी कम है। तो इसकी क्या वजह है कि आप अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जिसमें ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4 एटॉमिक नंबर के साथ 1s2 2s2 बनेगी, जबकि बोरॉन जो है वो 5 एटॉमिक नंबर के साथ पी के ऑर्बिटल में इसके इलेक्ट्रॉन की लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब अगर हम गौर करें तो ब्रिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका जो वैलेंस शेल है उसमें एस इलेक्ट्रॉन में जाकर जो है एस ऑर्बिटल में जाकर इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। अब कंप्लीटली फिल्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, जबकि यहाँ पर आप पी ऑर्बिटल में चले जा रहे हैं और पी ऑर्बिटल में आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कदरे आसान है, जिसकी वजह से बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास ट्रेंड में लो हो जाती है, जबकि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। यही बिहेवियर नाइट्रोजन में है। इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पी के तीनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन जब हम यही चीज ऑक्सीजन में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 8वां जो इलेक्ट्रॉन है वो पी एक्स में जाकर ऑपोजिट स्पिन के साथ रह रहा है। तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन इस वक्त रिपल्शन का इसे सामना है, तो ये इजीली रिमूव हो सकता है, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की कम हो जाएगी लेकिन नाइट्रोजन की ज्यादा रहेगी। सो ये हमारे पास ट्रेंड है जो एम्बिगुअस बिहेवियर है जिस जो हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरी चीज आ जाती है मेटालिक या बेसिक करेक्टर ऑफ एलिमेंट्स। मेटालिक करेक्टर बेसिकली किसी भी एलिमेंट की वो टेंडेंसी होती है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन बआसानी लूज कर सके, और इसका दारोमदार आयनाइजेशन एनर्जी के मैग्नीट्यूड पर होता है। अब हम अगर इस चीज पर आए तो हमें ये पता चलता है कि जो मेटालिक करेक्टर है वो आयनाइजेशन एनर्जी के साथ उसका रिलेशन इनवर्स है। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास दो पैटर्न्स पर जो है हम देखते हैं, या तो वो लो हो सकती है या वो हाई हो सकती है। लो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि आप बड़ी आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं किसी एलिमेंट में से, और जब आप आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकेंगे तो मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि मेटालिक करेक्टर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है। तो अगर किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो उसका मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। यही चीज हम देखते हैं कि जैसे जैसे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है, यानी हाई आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन निकालने या रिमूव करने की जो कैपेबिलिटी है वो कम हो रही है, मुश्किल है। तो हाई आयनाइजेशन एनर्जी पर मेटालिक करेक्टर जो है एलिमेंट का कम हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है, अभी सेकंड पॉइंट जिसपे हमने अभी डिस्कशन की कि पीरियड में आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाती है, तो इसका मतलब जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो आपका जो ट्रेंड है वो जो है मेटालिक नहीं रहेगा, वो नॉन मेटालिक में शिफ्ट हो जाएगा। और यानी एक्सट्रीम राइट पर आपको नॉन मेटल्स जो है वो उनका बिहेवियर आप देख सकते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटल बिहेवियर बढ़ेगा, लेकिन यही चीज हम जब ग्रुप में देखते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। अब जब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। इस चीज का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर आप जो टॉप ऑफ द एलिमेंट्स ग्रुप 4 को ही ले लें लेट सपोज, तो उसमें कार्बन हमारे पास टॉप पर है, फिर सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, स्टैनिक है और लेड है। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन मेटल है, लेकिन जब हम नीचे मूव कर रहे हैं और आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास कम हो रही है तो लेड को हम मेटल मानते हैं। तो ये आपके पास मेटालिक और नॉन मेटालिक करेक्टर का फैक्टर हमें पी ब्लॉक में देखने को मिलता है, जिसका सारा इन्हिसार हम आयनाइजेशन एनर्जी से को अंडरस्टैंड करके देख सकते हैं। सो ये इसी तरह अगर आप पीरियड में देखें तो एक्सट्रीम राइट पर हमारे पास सारे के सारे हेलोजेंस हैं। हेलोजेंस में अगर आप देखें तो ये सब की सब आपके पास नॉन मेटल्स हैं। तो वही चीज जो आपके पास मेटालिक और आयनाइजेशन को सपोर्ट कर रही है, तो इस तरह से ये ट्रेंड आप देख सकते हैं पी ब्लॉक के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास ऑक्साइड बनाने की सलाहियत भी है। अब आयनाइजेशन एनर्जी जो है, जाहिर सी बात है, जब हम जो पैटर्न देख रहे थे ग्रुप और पीरियड में, हमने देखा कि ग्रुप में जो है आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास कम हो रही है लेकिन मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। और इसी तरह जब आप सक्सेसिव जो है इंक्रीज करते जाएंगे ग्रुप में, आप नीचे मूव करते जाते हैं, तो जो पार्टिकुलरली हमारे पास ग्रुप 14 या 15 या 16 के एलिमेंट्स हैं वो आपके पास स्टार्ट होते हैं नॉन मेटल से,
लेकिन जैसे-जैसे आप हेवियर एलिमेंट्स की तरफ मूव कर जाते हैं तो ये सब के सब मेटल्स पर जाकर खत्म हो रहे हैं, जैसे कि लेड है, बिस्मथ है, पोलोनियम है। तो ऊपर से आप जब नीचे जा रहे हैं तो आपके पास ग्रुप में ये ट्रेंड कैसे शिफ्ट हो रहा है नॉन मेटल्स से मेटल्स की तरफ। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ऑक्साइड्स देखने, तो ऑक्साइड्स 3 तरह के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। जितनी भी मेटल्स हैं, यानी जो भी एलिमेंट्स जो मेटालिक बिहेवियर रखते हैं, वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और जितने भी जिसमें जैसे कि आपके पास ये लेड है, बिस्मथ है, इसका मतलब है जो हेवियर एलिमेंट्स हैं, जो पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में बॉटम लाइन पे जो एलिमेंट्स हैं वो एज अ मेटल एक्ट कर रहे हैं, तो वो सब के सब बेसिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। जबकि जो आपके पास टॉप मेंबर्स हैं जो कि नॉन मेटालिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये सब के सब आपके पास एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएंगे। और इन दोनों के दरमियान एक और स्टेज भी है एलिमेंट्स की जो दोनों प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिन्हें हम मेटालाइट्स कहते हैं, वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे ऑक्साइड्स होंगे जो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और बेसिक प्रॉपर्टीज भी रखते हैं। तो ये आप ट्रेंड देख सकते हैं, इस वक्त दो टेबल आप देख सकते हैं, जैसे कि पहले में आपके पास पीरियड का ट्रेंड डिस्कस किया गया है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें यहाँ पर एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन मिल रहा है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, हमारे पास जो मेटालिक कैरेक्टर है वो नॉन मेटालिक कैरेक्टर में शिफ्ट हो रहा है। तो अगर कोई चीज नॉन मेटालिक कैरेक्टर में शिफ्ट हो रही है तो वो आपके पास ज्यादा एसिडिक होगी, यानी एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर रखता है, तो उसके बाद आपके पास सिलिकॉन का एसिडिक बिहेवियर है, फास्फोरस के ऑक्साइड का ज्यादा एसिडिक है, इसके मुकाबले में सल्फर उससे भी ज्यादा एसिडिक है, और लास्ट में जो एक्सट्रीम राइट पर क्लोरीन के ऑक्साइड्स आ रहे हैं वो मोस्ट एसिडिक है। इसी तरह अगर आप ग्रुप में चले जाएं तो ये 4 ग्रुप का ट्रेंड दिया गया है, जिसमें कार्बन से लेकर सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक और लेड का बिहेवियर शो किया गया है। और जब हम टॉप से नीचे आ रहे हैं तो हमें ट्रेंड नॉन मेटालिक से मेटालिक में शिफ्ट होता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि नॉन मेटालिक वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एसिडिक बिहेवियर रखेंगे और धीरे धीरे ट्रेंड एसिडिक से बेसिक में शिफ्ट होगा। तो ये हमारे पास ऑक्साइड्स का बिहेवियर है। नेक्स्ट आ जाता है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की वो सलाहियत होती है जिसमें वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जितना ज्यादा खींच सके, हम कहते हैं कि वो एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी वही ट्रेंड है जो आयनाइजेशन का होता है, जैसे कि आप साथ इस टेबल में देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पावर ऑफ एन एटम बढ़ती है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। और इसी तरह आपके पास ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो ये कम होती है। वही ट्रेंड है जो आयनाइजेशन का ट्रेंड हम देखते हैं। पी ब्लॉक्स में भी यही ट्रेंड हमें देखने को मिलता है, जैसे फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक्सट्रीम राइट पर मौजूद है। अब अगर इसी 7 ग्रुप को आप ऊपर से नीचे तक देखें तो आपको 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से 3, 2.8, 2.5 आयोडीन में मिल रही है, यानी ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्लाइन आ रहा है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी ऑक्सीडेशन स्टेट। पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आखिरी इलेक्ट्रॉन जाकर पी ऑर्बिटल में फिल होता है, इसीलिए इन्हें हम पी ब्लॉक कह रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो आपके पास इनर कोर जो एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का जो इनर कोर होता है उसका इन्फ्लुएंस होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ जाते हैं, एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन, एनर्जीज, और इन सारी बातों से जुड़ी केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल प्रॉपर्टी जो बेसिकली जिसका सारा दारोमदार हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारी वेरिएशन इस मामले में देखी गई है, जैसे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं वो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है, यानी किसी भी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे वो उसकी ऑक्सीडेशन तो मस्ट है, यानी वो नंबर अगर वो 3 है तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4 है तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5 है तो 5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लेकिन इसके अलावा भी पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं मजीद भी कुछ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखते हैं, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स रखते हैं। इसमें आपके पास आपको डिफरेंस मिलेगा और वो डिफरेंस ओरिजिनल से 2 यूनिट या 1 यूनिट का डिफरेंस होता है। अब नेक्स्ट में हम एक टेबल देखेंगे जिसमें हमें ये डिफरेंस दिखाई देगा कि कैसे हम इसको ले सकते हैं। अब ये टेबल है हमारे पास जिसमें थर्ड ग्रुप से लेकर 7 ग्रुप तक की एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक पैटर्न दिखाया गया है, जिसमें बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन शामिल है। बोरॉन का क्योंकि ग्रुप 3 है तो इसके वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स इस वक्त मौजूद हैं, तो इसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो +3 बन रही है।
जबकि दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 बन रही है, जो आप अगर s के इलेक्ट्रॉन्स को पार्टिसिपेट ना करवाएं बॉन्डिंग में, जैसा कि अभी हमने पीछे इनर्ट पेयर फैक्टर भी पढ़ा है, जो हम अभी आगे भी देखेंगे, तो उस वजह से आपके पास इसमें 1b स्टेट है, इसमें 3b स्टेट है। कार्बन के अंदर हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से देख रहे हैं, दूसरा इसमें +2 स्टेट भी है और -4 स्टेट भी है। इसी तरह नाइट्रोजन में +5p है इन टोटल इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप कंसिडर करें, वरना इसमें अगर आप s को जो है निग्लेक्ट कर दें, इग्नोर कर दें, तो आपको 3 भी मिलेगी और -3 भी मिलेगी। इसी तरह 6 में ग्रुप में 6 तो है ही ग्रुप नंबर की वजह से, इसके अलावा +4 है वैलेंस को देखकर लास्ट p ऑर्बिटल्स के, और 2 भी है और -2 भी है। और 7 वाले ग्रुप में 7 तो है, इसके अलावा 5 भी है, 3 भी है, +1 भी है, -1 भी है। अब ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती हर एलिमेंट के लिए। इसका पैटर्न स्टडी करने के लिए हमें एक इम्पॉर्टेंट तरीन प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है जो p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रॉन पेयर इफेक्ट, जिसके बारे में हमने अभी पहले भी देखा। यहाँ पे हम मजीद कुछ और चीजें भी जानेंगे, जैसा कि ग्रुप 13, 14 और 15 जो इस वक्त आपको दिखाई भी दे रहे हैं, इनके जो एलिमेंट्स होते हैं, इनकी हायर ऑक्सीडेशन जो स्टेट्स होती हैं वो कम स्टेबल होती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होंगी। लेकिन अगर आप टॉप मेंबर्स को देखें, जैसे कि बोरॉन और एल्यूमिनियम है, ये थर्ड ग्रुप की एलिमेंट्स आपको साइड पर नजर आ रहे होंगे, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थालियम। तो जो टॉप मेंबर्स हैं ये मोस्टली ट्राइवेलेंट रहते हैं, यूनिवर्सली ये ट्राइवेलेंट है, यानी ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं। लेकिन जैसे हम आगे हायर मेंबर्स में मूव करते हैं, गैलियम, इंडियम, थाइलियम की तरफ, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, यानी हायर मेंबर्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ज्यादा स्टेबल है, जबकि टॉप मेंबर +3 के साथ ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपने इस वक्त इन एलिमेंट्स की देखी हैं, तो हैवियर के लिए लाइटर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उनको स्टेबल बना रही है, और जो लाइटर एलिमेंट्स हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट उन्हें स्टेबल बना रही है। इसी तरह अगर हम 14 ग्रुप में आ जाएं, तो 14 ग्रुप में आपके पास कार्बन और सिलिकॉन का पैटर्न आता है। जो कार्बन है वो आप यूनिवर्सली देखते हैं कि ये टेट्रावेलेंट होती है और ये 4 बॉन्ड्स बनाना पसंद करती है। लेकिन इसी 4 ग्रुप के अंदर जो आप अगर डाउनवर्ड मूव कर जाएं, जहां पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टैनिक और लेड के एलिमेंट्स हैं, ये हैवियर एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो जर्मेनियम, टिन और लेड ये आपके पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब +2 ऑक्सीडेशन हैवियर मेंबर्स हैं, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह अगर आप 15 यानी 5th ग्रुप में आ जाएं, तो इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के एलिमेंट्स आ जाते हैं, जबकि एंटीमनी और बिस्मथ में अगर आप देखें तो ये टॉप मेंबर्स हैं हमारे पास। जो लास्ट मेंबर्स जो हैं ये आपके पास +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट रखेंगे, और टॉप मेंबर्स में आपको ये 5 की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इन्हीं 3 ग्रुप्स के अंदर अगर आप देखें तो कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं, NH2NP1 है, यानी +3 की स्टेट है यहाँ पर। इसी तरह 14 में 4 इलेक्ट्रॉन्स की स्टेट है, तो 4 है इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हायर, और पांचवें ग्रुप के अंदर जो है NH2NP3 की वजह से 5 इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। और लेकिन इनके जितने भी हैवियर मेंबर्स हैं, अगर आप नीचे आ जाए, इंडियम, थाइलियम, गैलियम, स्टैनिक, लेड और 4th ग्रुप और 5वें ग्रुप के बिस्मुथ और एंटीमनी, तो आप इन सब में एक चीज देखते हैं कि ये प्रेफर करते हैं कि ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ रहें, +1, +2 एंड +3। जो इस वक्त मैंने सर्कल भी किए हुए हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हायर मेंबर्स प्रेफर करेंगे कि वो जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रखें और उसके साथ वो स्टेबल होते हैं। अब इसके पीछे क्या रीजन है? जब आप +1, +2, +3 स्टेट्स देखते हैं, तो आप देखते हैं कि हम s फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर s को अगर आप निग्लेक्ट करेंगे तो हम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं। यहाँ पर भी यही मामला है, और थर्ड वाले में भी ऐसा ही केस है। इसकी वजह क्या है कि जब हम s में पड़े दो इलेक्ट्रॉन्स को जो इंटरेक्ट नहीं करवा रहे, हम देखते हैं कि वो उनका नॉन बॉन्डिंग इफेक्ट है, तो ये इसी चीज को तो इनर्ट पेयर कहते हैं। द रिलक्टेंस ऑफ द s इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन अ केमिकल बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रॉन पेयर केमिकल बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते वो इनर्ट पेयर कहलाते हैं। तो उनकी वजह से जो सिस्टम में इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं, जिसके पीछे 2 वजूहात हैं। पहली वजह, जितनी ज्यादा आपके पास ग्राउंड स्टेट से आप एक्साइटेड स्टेट या वैलेंस स्टेट में जाएंगे तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब NH2NP1 में आपके पास इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, अब अगर S से इसने P में प्रमोट होना है,
तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स अ लार्जर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू कम टू द हायर शेल। एक तो ये वजह होगी। दूसरा, जब आप हायर लार्जर एटम्स में आप देखते हैं कि जैसे कि अभी हमने बात की थी कि लार्जर एटम्स लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहे हैं। लार्जर एटम्स जब उनमें हम ओवरलैपिंग को देखते हैं तो वो ओवरलैप इतना स्ट्रांग नहीं होता, पुअर ओवरलैप होता है, जिसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी भी कम हो जाती है। तो ये फैक्टर्स हैं इनर्ट पेयर फैक्टर की वजह से। अब दूसरा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल होती है। अब किसी ग्रुप में आप चले जाएं तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, और हायर मेंबर्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन जो स्टेट है वो लेस स्टेबल है, इसलिए वो प्रेफर करेंगे। और दूसरा, आपके पास इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से भी एलिमेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट करें। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आपके पास कहाँ बढ़ेगा, कहाँ ये ज्यादा इंक्रीज आएगा, कहाँ ये एस इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे बॉन्डिंग में, जब आप डाउन द ग्रुप मूव करते हैं हैवियर एलिमेंट्स की तरफ। जैसा कि 4 ग्रुप के एलिमेंट्स पर आ जाए जो ऊपर टेबल पर भी मौजूद हैं, जिसमें आपके पास जर्मेनियम, स्टैनिक और लेड के एलिमेंट्स हैं जो हैवियर मेंबर्स हैं, जिसमें जर्मेनियम के बाद स्टैनिक और लेड आता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट इनर्ट पेयर का हमें लेड में देखने को मिलेगा। लार्जर एलिमेंट, लार्जर एटम है, और उसमें भी आपने देखा कि पुअर ओवरलैप, पुअर बॉन्डिंग है, तो ये सबसे ज्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है। और जर्मेनियम में सबसे कम शो होगा। 4 ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर अगर हम देखें तो अब अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर आए, जैसे कि हमने +4 +2 डिस्कस की है, तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जर्मेनियम में इफेक्टिव नजर आएगी उसको स्टेबल बनाते हुए। लेकिन अगर हम यही ऑक्सीडेशन स्टेट को लेड में देखते हैं तो लेड के जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होगी +4 से। होंगे ये दोनों फॉर्म्स में, लेकिन ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल किस में होगी, जब आपके पास लेड, क्योंकि एक हैवियर एलिमेंट है, एक लार्जर एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ज्यादा स्टेबल है और +4 लेस स्टेबल है। अब यही स्टेबिलिटी पैटर्न, यानी जोन सी मेटल +2 स्टेट रख रही है और जो +4 स्टेट रख रही है, उनमें से कौन सा पैटर्न आपके पास ज्यादा स्टेबल है, ये हम इस ट्रेंड में देख सकते हैं। जैसे कि ये जर्मेनियम, स्टैनिक और लेड के +2 स्टेट्स हैं, जिसमें लेड टॉप ऑफ दी लिस्ट है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये एक तो आपके पास हैवी एलिमेंट है और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये ज्यादा प्रोबेबली ओवरलैप कर पाएगा। बट जब हम यही ट्रेंड +4 की स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं, तो लेड सबसे लास्ट पे जो है बिलोंग करता है और जर्मेनियम टॉप पर आ जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर यही पैटर्न आप आपस में दोनों दोनों एलिमेंट्स का कंपेयर कर लें, जैसे कि जर्मेनियम +2 और +4 में देखें तो +4 ज्यादा इसे स्टेबल बना रही है क्योंकि ये लाइटर एलिमेंट है। फिर आप जंप करेंगे स्टैनिक जैसे हैवियर एलिमेंट की तरफ, तो ये +4 और +2 में से +4 ज्यादा स्टेबल होगी। लेकिन लेड में ये मामला रिवर्स हो जाता है, क्योंकि लेड हैवियर एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है, तो लेड की जो +2 स्टेट है वो आपके पास ज्यादा स्टेबल होगी। तो यही ट्रेंड आपके पास यहाँ जर्मेनियम में भी दिया गया है और आप इसके कंपाउंड्स को ज्यादा स्टेबल देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेड के बारे में उसने बताया है कि लेड आइंस जो हैं +2 स्टेट के साथ ज्यादा स्टेबल है बनिस्बत +4 के। तो ये वही ट्रेंड है जो हम अभी देख रहे थे। नेक्स्ट जो पैटर्न आ जाता है वो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी कहते हैं अट्रैक्शन को, कि जब कोई भी फ्री एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, तो हम कहते हैं कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और एनर्जी है तो उसकी यूनिट किलो जॉल पर मोल होगी। लेकिन जब सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आने की बात करते हैं हम, तो जब पहली दफा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो तो एनर्जी रिलीज करेगा क्योंकि वो एक न्यूट्रल एटम में आ रहा है। लेकिन जब आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन, अब लेट्स सपोज ऑक्सीजन की बात कर लें, जब इसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये -141 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज करता है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये इससे आपको एनर्जी देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? बिकॉज कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज रख रहा है और आने जिसमें इसने एंटर होना है वो एक यूनिनेगेटिव आयन है। तो दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से आपको बाहर से इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है एनर्जी, ताकि इलेक्ट्रॉन इस रिपल्शन को ओवरकम करके सिस्टम में ऐड हो सके। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 780 किलो जॉल पर मोल तक एक्सीड कर जाती है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी आपके पास एंडोथर्मिक कहलाएगी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हायर होगी फर्स्ट से, इसी तरह थर्ड भी हायर होगी। सो ये वेरिएशन आप कैसे देखते हैं? इस वेरिएशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दो ही ट्रेंड्स आ जाते हैं। एक तो हमारे पास कुछ ऐसी पीरियड के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो हमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलता है। यानी जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमें मोर नेगेटिव बिहेवियर मिलता है, यानी एटम का साइज बढ़ रहा है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है,
और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके न्यूक्लियस की बढ़ रही है, जिसकी वजह से एटम के पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इट्स बिकम मोर नेगेटिव है। लेकिन आपके पास ग्रुप में ये ट्रेंड देखें तो ग्रुप में जब हम टॉप से बॉटम आते हैं तो हमें लेस नेगेटिव एलिमेंट्स मिलते हैं। उसकी वजह क्या है कि साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो रही है और उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत कम है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि हैलोजेंस में जब हम टॉप से बॉटम में आते हैं तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन अगर हम इसमें भी एक ट्रेंड आ रहा है जो आपके पास एम्बिगुअस बिहेवियर रखता है, जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए बनिस्बत क्लोरीन के, लेकिन इनमें डिफरेंस आ जाता है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन की रिस्पेक्ट से। वजह क्या है? क्योंकि फ्लोरीन का जो साइज है एक तो स्मॉल है, टॉप ऑफ द लिस्ट है ये 7 ग्रुप के अंदर, इसका साइज स्मॉल है जिसकी वजह से, और छोटे साइज के साथ इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है। ये कॉन्फ़िगरेशन आप साइड पर देख सकते हैं जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। एक स्मॉल साइज का एटम जिसके पास एक थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है 7 इलेक्ट्रॉन्स का, तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को बखुशी जो है ऐड नहीं होने देगा। तो ये जो रिपल्शन का सामना, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा लेकिन रिपल्शन के साथ, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है थोड़ी स्लाइटली क्लोरीन से फ्लोरीन की कम हो जाती है। ये ट्रेंड हमें टॉप मेंबर्स में देखने को, सब टॉप मेंबर्स में देखने को मिलता है जो पी ब्लॉक से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह का ट्रेंड हम यानी इंटर आयनिक रिपल्शन आ गई, साइज का फैक्टर आ गया। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम क्यों है क्लोरीन से, तो आप उसमें ये रीजंस लिखेंगे और साथ कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस करेंगे। देन अगर हम मजीद चलें तो कार्बन जो है सेकंड ग्रुप के अंदर, इसका इसकी वैल्यू हाई नेगेटिव वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की, जो इसको एक्स्ट्रा स्टेबल बनाती है। जैसे कि कार्बन नेगेटिव है तो इसका मतलब इसने एक इजाफी और इलेक्ट्रॉन ले लिया। वैसे तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो नाउ यहाँ पर ये 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसको स्टेबल बना रहा है। हाफ फिल्ड है पी, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इसी तरह हमारे पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल से बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। फास्फोरस और आर्गॉन जो थर्ड पीरियड से ताल्लुक रखते हैं, इनके भी ऑर्बिटल 2p ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं जो इन्हें एक्स्ट्रा स्टेबल बनाते हैं। और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन इजीली। तो इसी तरह आपके पास जो नियॉन आर्गॉन जो कि आपके पास हैलोजन से बिलोंग करते हैं, ये जीरो जो है इलेक्ट्रो अफिनिटी रखते हैं। इनका फिल्ड होता है ऑर्बिटल, तो ये प्रेफर करेंगे कि ये ऐसे ही आजादाना रहें। अब ये टेबल आप देख सकते हैं जो ट्रेंड्स अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे अगर हम सारे इस सेकंड और थर्ड पीरियड को उठा लें तो बोरॉन और एल्यूमिनियम को कंपेयर करें आप, इसी तरह कार्बन सिलिकॉन को देखें, नाइट्रोजन फास्फोरस को देखें, ऑक्सीजन सल्फर को देखें, या फ्लोरीन क्लोरीन को देखें। तो जैसे अभी हमने फ्लोरीन क्लोरीन की बात की, तो ये आप देख सकते हैं इसकी 328 इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है जबकि इसकी 349 है। तो इट इज हैविंग अ ग्रेटर वैल्यू। रीजन क्या थी जो हमने अभी पहले देखी। लेकिन जो एज ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब का जो ट्रेंड है ये कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए इनकी जीरो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है। लेकिन यहाँ पर बाकी ट्रेंड्स में आपको वही रीजन मिलेगी जो मैंने अभी आपको फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बताई कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्यों कम हो रही है। इसी तरह बाकी सब में भी वही सेम पैटर्न ऑफ ट्रेंड है कि आपके पास स्मॉल साइज है और थिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की वजह से ये हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इस सेकंड से थर्ड ग्रुप के मेंबर्स की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो ज्यादा है, एंड देन फिर डिक्लाइन आ रहा है। और आपने भी ट्रेंड देखा, क्योंकि जब हम ग्रुप में जाते हैं तो ऊपर से नीचे आपके पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है, जबकि यहाँ पर एक एम्बिगुअस बिहेवियर आ रहा है जो हमने भी डिस्कस किया, और जिसकी पीछे वजह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है और इनकी लेस टेंडेंसी है कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। तो ये एक एम्बिगुअस बिहेवियर है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपने देखना है। लास्ट प्रॉपर्टी है जी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पोटेंशियल। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो पहले हमें ये समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जिनका आपके पास रिडक्शन का पोटेंशियल ज्यादा होता है और ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल कम होता है। और ये जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, इसका सारा दारोमदार इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पर है। अब अगर आप ये रिलेशन देख लें तो आपको इसको अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी कि अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है तो उसकी उसकी आपके पास उसका ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ज्यादा है, लेकिन मीनवाइल उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो तमाम वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है
वो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सब के सब अच्छे रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जबकि वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है कम है, वो इसके बरक्स एक्ट करेंगे। अब इसी तरह हम अगर ये चीज देखें कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहाँ ज्यादा होती है, तो वो आप पीरियड में देखते हैं कि पीरियड में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है और ग्रुप में कम होती है। तो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर भी उसी तरह आपके पास पीरियड में बढ़ेगा और ग्रुप में कम होगा। तो ये आप अफिनिटी, इसीलिए हैलोजेंस की अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सबसे ज्यादा है और वो सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, जो आपके पास दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये इनका पैटर्न होता है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं हमारे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी रखने वाले एलिमेंट्स। अब वो एलिमेंट्स ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी पर बेस करती है। अब अगर इसका भी ट्रेंड आप देख सकते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का रिड्यूसिंग एजेंट के साथ इनवर्स ताल्लुक है। अगर किसी का आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर ज्यादा है। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? वो ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है और रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, मतलब ये दूसरों को रिड्यूस कर सकते हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो ये पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिलेगा? जब हम ग्रुप में आते हैं तो हमें ऊपर से नीचे जाते वक्त आयनाइजेशन एनर्जी कम मिलती है। और जब इसी तरह आप जब वहां पर क्या होता है, जब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज होगा, वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाएंगे। लेकिन अगर आप यही चीज पीरियड में देखते हैं तो वहां आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। तो अगर आयनाइजेशन एनर्जी वहां बढ़ रही है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो दे आर नॉट गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो अगर कोई अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं तो वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। तो ये ट्रेंड हम बाखूबी देखते हैं जब हम थर्ड ए से सेवंथ ए ग्रुप में आते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जहां पर हम पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ता हुआ देखते हैं और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को कम होता देखते हैं। और ग्रुप में हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी एलिमेंट की बढ़ जाती है। तो ये प्रॉपर्टीज थी पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो आपके पास इनके केमिकल बिहेवियर और इनके पैटर्न ऑफ फ्रैक्शन को बताती हैं। दिस इज ऑल अबाउट।